अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि सिविल मुकदमे में जब सिविल मुकदमा इख्तिताम पजीर हो जाता है, जब वो इख्तिताम तक पहुंच जाता है, तब उसमें फाइनल आर्ग्यूमेंट्स जो दोनों पार्टीज को सुना जाता है, तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से स्टार्ट करने होते हैं और कहाँ पे उसको अपने एंड अप करना होता है। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की जानिब। सबसे पहले जब आपको कोर्ट डायरेक्शन देती है कि सम अप योर केस, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, तो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है बेसिकली कि आपने दावा क्या फाइल किया है। टाइटल आप कोर्ट को बताएंगे। टाइटल जब आप बताएंगे कोर्ट को, इसका मकसद ये होता है कि आप कोर्ट को कहेंगे कि, क्योंकि टाइटल बताना इसलिए भी जरूरी है कि बाज़ औक़ात जजेस की ट्रांसफर हो जाती है, नया जज आता है, उसको पता नहीं होता कि केस किस चीज का है। या बाज़ औक़ात जजेस जो है ना वो क्या करते हैं, वो उस चीज को स्टडी नहीं करते। बाज़ औक़ात लोग जजेस ने ये अपने लिए एक प्रिंसिपल सेट किया होता है कि इसको उस वक्त तक स्टडी नहीं करते हैं जब तक वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स तक पहुंच ना सके। उनका मतलब कहने का मकसद ये है कि वो इस चीज पे ज्यादा बिलीव रखते हैं कि अगर मैं केस को स्टडी करूंगा तो मैं जानिबदार ना बन जाऊं, एक माइंड सेट मेरा ना बन जाए कि कौन गलत है या कौन सही है। होना भी वैसे यही चाहिए। जब आप केस बताएंगे कि केस किस चीज के बारे में है, इसके बाद आप लोगों ने प्रेयर क्लॉज पढ़ के सुनाना है कि आपका मुकदमा तो ये था, आपके प्रेयर क्या थे, आपने इस मुकदमे में प्रेयर क्या मांगा था। प्रेयर जब आप बताएंगे कि ये मेरा मुकदमा था, ये मैंने डिफेंडेंट या प्लेंटिफ की जानिब से फाइल किया, और मैं जो प्रेयर मांग रहा हूँ वो प्रेयर ये प्रेयर है, इस अकॉर्डिंगली इस तरह से जो है ना मैं ये मुकदमा मांग रहा हूँ। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने एक दावा फाइल किया, सूट फॉर डिक्लेरेशन पार्टीशन एंड परमानेंट पोजेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन। तो उसमें आपका प्रेयर क्या होगा कि आपको डिक्लेयर किया जाए यू आर द ऑनर, और दूसरा ये कि आपने ये प्रेयर किया कि मुझे कब्जा दिया जाए। तीसरा ये कि सिविल कोर्ट डायरेक्शन दे कि इस प्रॉपर्टी की पार्टीशन हो और परमानेंटली रेस्ट्रेन हो किसी भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, या कि फर्दर फ्यूचर में कोई इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरफेरेंस वगैरह ना करे। ये कोर्ट का क्या बन जाता है, एक तरतीब से एक माइंड बना रहे हैं आप कि ये मेरा टाइटल था, इसमें मैं ये प्रेयर मांग रहा था। थर्ड, जब भी कोई सूट फाइल होता है तो इनिशियल स्टेज क्या होती है उसकी, कुछ पता है आप लोगों को? सिविल दावा शुरू कहाँ से होता है? सिविल दावा याद रखिए हमेशा शुरू होता है कॉज ऑफ एक्शन से। जब तक कॉज ऑफ एक्शन किसी को अक्रूड ही नहीं होगा तो प्लेंट कहां से आएगी। सिविल सूट कॉज ऑफ एक्शन से स्टार्ट होता है। कॉज ऑफ एक्शन मुझे अक्रूड हुआ आपके खिलाफ, तब मैं जाके प्लेंट फाइल करूंगा ना, या किसी को ऐसे ही तो प्लेंट फाइल नहीं कर सकता हूँ। और याद रखिए दावे में जब भी आप लोग देखेंगे तो आप एक क्लॉज होता है, उस क्लॉज को हम कहते हैं cause of action clause, that the initially the cause of action has accrued against to the plaintiff against the defendant। कब हुआ था वो ऐसे तरतीब से आएगा, ठीक है। जब कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड हुआ, ठीक है, दावा फाइल हुआ, उसके अगेंस्ट जवाब आया, जवाब के बाद जो है ना क्या होता है, प्लेंट फाइल हो गई, जवाब भी आ गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है सिविल केस में, इश्यूज फ्रेम होते हैं। इश्यूज फ्रेम हो, तब आपने कोर्ट को क्या बताना है कि ये टाइटल था, ये मेरे प्रेयर थे। कोर्ट ने दोनों प्लीडिंग्स को देखकर सो एंड सो इश्यूज फ्रेम कर दिए। 4 से 5 6 7 8 जितने भी इश्यूज एक्स वाई जेड फ्रेम हुए थे, ये इश्यूज फ्रेम हो गए,
ठीक है, अब आपकी बहस यहां से शुरू हो जाती है सिविल केस में कि इशू नंबर 1 क्या था, इस इशू को आपने कैसे साबित किया अपने फेवर में, या आपने इसको कैसे डिनाई किया। ठीक हो गया। इशू नंबर 2, इशू नंबर 3, जितने भी इश्यूज फ्रेम हुए वन बाय वन आप पहले इशू पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि पहला इशू ये फ्रेम हुआ कि वेदर द प्लेंटिफ इज द रियल ऑनर ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ द फिलाना फिलाना जो मौजा जो खसरा जो है या नहीं है। आपने अगर उसको साबित किया होता है, अभी वो साबित कैसे होगा, थ्रू एविडेंस होगा। एविडेंस में कौन कौन आएगा, एविडेंस में आपकी जो ओरल एविडेंसेस है वो आएंगे, गवाह। और अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के गवाहान को पेश करना होगा और उस एग्रीमेंट को एग्जिबिट कराना होगा। जब एग्रीमेंट एग्जिबिट होगा तो अगर प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंतकाल, कोई कुछ आपके नाम पर है तो आपने थ्रू ऑफिशियल विटनेस उसको साबित करना होगा। अगर वो वाकई में साबित हो चुका होता है तो आप ये कहेंगे कि दिस इशू वाज रिजॉल्व इन माय फेवर, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की हद तक मैंने फिलाना फिलाना एविडेंसेस पेश किए थे, जिसमें से एक तहसीलदार का नुमाइंदा या सेटलमेंट ऑफिसर का नुमाइंदा या एक्सवाइजेड जो भी ऑफिशियल विटनेस है वो आया था और उसने बाकायदा तौर पर इसको अपने रिकॉर्ड से एग्जिबिट कराया कोर्ट में। ये आपके आर्गुमेंट्स यहां से इश्यूज के बाद स्टार्ट हो गए। ठीक है ना, आपने इश्यूज को वन बाय वन डिस्कस करना होगा इस तरह से। जब इश्यूज आपके डिस्कस हुए, और ये इश्यूज कैसे डिस्कस होंगे, जैसे कि मैंने कहा कि आपने हर पीडब्ल्यू प्रोसिक्यूशन विटनेस के जो स्टेटमेंट होता है, आपका गवाह जब पेश हुआ होता है, उस गवाह के स्टेटमेंट को सामने रखकर आपने इन इश्यूज को रिजॉल्व करना होता है। ठीक है, जब ये हुआ, रिजॉल्व हो गया, तब आपने, अब ये क्या है, सिविल मैटर है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप जब कोई दावा फाइल करते हैं, जब किसी प्रॉपर्टी किसी चीज के बारे में जब कोई बात करते हैं तो उसका बर्डन हमेशा आप पर होता है कि वो चीज प्रूव करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। क्रिमिनल केस में कंट्राडिक्शंस पैदा करनी होती है, लेकिन सिविल केस में उन फैक्ट्स, वो जो फैक्ट्स आपके प्लेंट में है उसको साबित करना होता है। या अगर डिफेंडेंट ने कोई ऐसा एक फैक्ट जो उसने रेज किया है या कोई ऐसा ऑब्जेक्शन उसने अपने जवाब में रेज किया है, तो उस ऑब्जेक्शन की हद तक वो उसको साबित करेगा। अगर ये कहता हूं कि ये प्रॉपर्टी है, ये ए है और ये बी है, प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, ठीक है, प्लेंटिफ ये कहता है कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, तो ए को साबित करना है। ठीक हो गया। और अगर बी कहता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने बेची ही नहीं है, ये जिसकी मलकियत दिखा रहा है ये प्रॉपर्टी तो मैंने बेची ही नहीं है, तो ये बेचने की हद तक ये साबित करेगा कि मैंने वाकई बेची है या नहीं बेची है, और अपने जवाब में इस चीज को ये लिखेगा और उस लिखे हुए को साबित करना, फिर वो अपने स्टेटमेंट या अपने उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में वो ये साबित करेगा। जब आपने वन बाय वन सारे इश्यूज और पीडब्ल्यूज और डीडब्ल्यूज, प्लेंटिफ विटनेस स्टेटमेंट्स और डिफेंडेंट विटनेस स्टेटमेंट्स को जब आपने डिस्कस कर लिया, तब लास्ट में आप हमेशा कोर्ट से इस्तदा करते हैं। कोर्ट को कहते हैं कि वेदर द सूट ऑफ द प्लेंटिफ, अगर आप प्लेंटिफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मे बी डिक्रीड, अगर आप डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द सूट ऑफ द प्लेंटिफ मे बी डिसमिस्ड। याद रखिए, जब आप अपने आर्ग्यूमेंट्स सम अप करेंगे फाइनल तक, जब आपके आर्ग्यूमेंट्स यानी अपने दावे को डिस्कस किया, दावा किस चीज का था, दावे के फैक्ट्स को देखा, उनके जवाब को देखा, उसके ऊपर आपने जो है ना अपने प्रेयर जो कोर्ट से आपने मांगा था वो क्या था, उसके बाद आपने इश्यूज डिस्कस किए कि कोर्ट ने हमारे आर्ग्यूमेंट्स पे ये इश्यूज फ्रेम किए। इश्यूज याद रखिए, इश्यूज किसको कहते हैं, व्हाट इज एन इशू, जो मसाइल है, किस क्या मतलब, कैसे मसाइल, ए है और बी है। ए कहता है मैंने बी से प्रॉपर्टी परचेज की है, ठीक है, बी इसको डिनाई करता है कि मैंने तो बेची ही नहीं है। इसका ये परचेज करना और इसका डिनाई करना ये एक इशू है। मैं एक पॉइंट रेज करता हूं और आप उस पॉइंट पे डिनाई करते हैं,
उस मेरा पॉइंट रेस करना और आपका डिनाई करना, ये एक इशू बन गया, एक मसला बन गया। एक सवाल है, ये जो इश्यूज फ्रेम होते हैं, ये प्लेंटिफ की तरफ से भी डिफेंडेंट की तरफ से, दोनों की तरफ से आ जाते हैं इश्यूज। एग्जैक्टली जब मेरा प्लेंट आया, मेरा सूट फाइल हुआ, ठीक है, ए ने सूट फाइल किया, बी का रिटर्न स्टेटमेंट आया, ठीक है, ए ने कुछ ऐसी चीजें बताई थी जो ए की तरफ से वो इश्यूज फ्रेम हुए उस पर। एग्जैक्टली तब जब रिटर्न स्टेटमेंट आएगा तो वहां पे भी उसकी डिनाइल तो होगी किसी चीज की, और जब डिनाइल होती है तो वो जब डिनाई करता है हर पैरे को, तो उस पैरे में उसकी आगे तफसील लिखता है कि व्हाई ही इज डिनाइंग दीज फैक्ट्स। जब वो डिनाई करता है और उसके सामने उसकी तफसील लिखता है, या जो वो ऑब्जेक्शंस रेज करता है, तो उसकी तरफ से भी वो इश्यूज फ्रेम होंगे। इश्यूज प्लीडिंग्स को देख के फ्रेम किए जाते हैं, सिर्फ प्लेंट को देख के या रिटर्न स्टेटमेंट को देख के नहीं किए जाते। जब प्लीडिंग्स को कोर्ट वो करती है, जब आप याद देखें, जब आप आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, इश्यूज पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं सबसे पहले। जब आपके आर्ग्यूमेंट सुनती है, तो कोर्ट इन दोनों के जो इश्यूज होते हैं, वो क्या क्या इश्यूज होंगे, जो केस के फैक्ट्स होंगे, हर केस के अलग फैक्ट होते हैं, अलग कहानी होती है, तो उस पे वो क्या करती है, इश्यूज फ्रेम करती है। सिर्फ प्लेंट को देख के इश्यूज फ्रेम नहीं होते, दोनों को देख के इश्यूज फ्रेम होते हैं। ठीक हो गया। जब ये इश्यूज का आपने जब कोर्ट को आर्ग्यूमेंट्स कर लिए, तो अपने आर्ग्यूमेंट्स को हमेशा जजमेंट के थ्रू सपोर्ट करें। ठीक है, इशू है, आर्ग्यूमेंट है, और अपने आर्ग्यूमेंट्स को जजमेंट बाय सपोर्टेड बाय जजमेंट्स। जब आपने कोई पॉइंट आर्ग्यू किया, ठीक है, अब इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं। मेरा एक केस था, मेरा केस चला हुआ था हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक जजमेंट्स आ चुकी थी उस पर। यहाँ पे दावा फाइल हुआ जो मेरे फेवर में डिक्री हुआ। जो जजमेंट डेटर है वो अपील में गए, वहां से उनके खिलाफ फैसला आया। फिर वो हाई कोर्ट रिवीजन में गए, वहां से भी उनके खिलाफ फैसला आया। फिर बीच में एक बंदा आया, उसने कहा कि आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये दोनों जो मुकदमे लड़ रहे हैं, ये गलत तौर पे लड़ रहे हैं, आई एम द ओनर। तब उसने क्या किया, एक एप्लीकेशन फाइल की 12(2) की। किस कोर्ट में की? सिविल कोर्ट में कर दी। लेकिन 12(2) का जो डेफिनेशन है 12(2) की, वो क्या कहता है? द एप्लीकेशन under section 12 subsection 2 shall be filed in the court which passes the last order, decree or judgment। लास्ट ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट। मैंने इस पे ऑब्जेक्शन रेस कर दी। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्शन रेस कर दी कि दिस वाज द नॉट लास्ट कोर्ट। लास्ट कोर्ट वाज द हाई कोर्ट व्हिच पासेस द लास्ट ऑर्डर। सीरीज बन गया ना कोर्ट का। डिक्री पास हुई, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया, फिर लास्ट में हाई कोर्ट का फैसला आया। तो इस सीरीज में लास्ट कोर्ट कौन सा हुआ? हाई कोर्ट हुआ। तो इस पे मैं एक जजमेंट लेके आया। जजमेंट किस चीज पर थी? इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड फाइनल। इस फाइनल पर, वर्ड फाइनल पर एक इंटरप्रिटेशन पर मैं एक जजमेंट लेके आया कि फाइनल वर्ड बोलते किसको है। फिर इसमें डेफिनेशन क्या थी उस 12(2) की? कि दैट कोर्ट विच पासेस द लास्ट डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर। अब ये क्या था? सीरीज ऑफ कोर्ट बन गई, एक सीरीज ऑफ कोर्ट बन गई ना। उस सीरीज ऑफ कोर्ट पर मैंने एक जजमेंट दी कि सर सीरीज ऑफ कोर्ट में जो लास्ट कोर्ट है जिसने ऑर्डर किया है वो हाई कोर्ट है, और वर्ड फाइनल ये कहता है कि फाइनल का मतलब ये होता है कि आखिरी, हतमी, जिसने फैसला किया है। जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स किए थे इस 12(2) में, उसको मैंने क्या किया? सपोर्ट किया जजमेंट्स के थ्रू। और जजमेंट्स की जब थ्रू आप कोई सपोर्ट करेंगे तो जज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स होती है, वेदर रिपोर्टेड और नॉट रिपोर्टेड, वो क्या है? जो लोअर जुडिशरी है उस पे बाइंडिंग है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 189 और आर्टिकल 200। ठीक है,
जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी पर बाइंडिंग है। इसी तरह से हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो तमाम लोअर जुडिशरी पर बाइंडिंग है। हाई कोर्ट की कोई जजमेंट दूसरे हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एज अ रेफरेंस आप सिर्फ दे सकते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट कराएंगे किसी से जजमेंट से, और तो यहां पे आप लास्ट में एक इस्तदा करेंगे कि दीज आर द जजमेंट जिसको मैं जनाब को दे रहा हूं, और ये जो है ना मेरे आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह के केसेस हुए हैं और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इस तरह का ये फैसला दिया था। तो कोर्ट जब आपको सुनेगी और फिर दूसरे पार्टी को भी मौका दिया जाएगा। यहाँ पे एक प्रिंसिपल होता है, कौन सा प्रिंसिपल है? नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड। यहाँ पे ये प्रिंसिपल भी फॉलो होता है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल है, जिनमें से एक ये है कि बोथ पार्टीज शुड बी लिसन, नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड। ठीक हो गया? तब कोर्ट जो है ना इन सब को कंसिडर करेगी, पूरी फाइल को स्टडी करेगी, आपके जो है ना एविडेंसेस को देखेगी, सारा करेगी, उसके बाद वो अपना जजमेंट देगी, वेदर इन योर फेवर और इट कैन बी इन अगेंस्ट यू। तो ये है सिविल कोर्ट, सिविल केस में जब कोई सिविल केस फाइल होता है उस पर तमाम एविडेंसेस चलते हैं, इश्यूज फ्रेम होते हैं। जब कोर्ट लास्ट में पहुंचती है तो आपको जब कहते हैं कि आप फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करें, तो इस तरह से आप वन बाय वन एक तरीक़ेकार से एक आर्ग्यूमेंट्स को कैरी ऑन करेंगे। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि सिविल कोर्ट में आपने सबसे पहले उठा लिया, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना वो फाइल सिर्फ पकड़ा देते हैं कि जाके आर्ग्यूमेंट्स इसमें करे, वो क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रही होती, उसने पहली दफ़ा फाइल देखी होती है, वो क्या करता है सबसे पहले जो है ना वो उठा के रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ रहा होता है और फिर प्लेंट पढ़ रहा होता है और फिर इश्यूज को डिस्कस ही नहीं करता, और वन बाय वन उस क्या होता है सारे आर्ग्यूमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं, उसको खुद समझ नहीं आ रहा तो जज को क्या समझाएगा। तो आपको अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। अगर हाई कोर्ट से हमारे हाथ में नहीं आता, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? जी जरूर जा सकते हैं। सिविल देखें, नहीं ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक जुरिस्डिक्शन है उसका तयन हो चुका है कि किस लेवल के जो केसेस है वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अगर वो उस लेवल तक पहुंचता ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस सुना ही नहीं जाएगा। इसी तरह से हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जब आप कोई अपील या रिवीजन फाइल करते हैं तो वो कच्चा पेशी के लिए फिक्स हुआ होता है। कच्चा पेशी में ये होता है कि सबसे पहले आप जाएंगे अपना कॉज कोर्ट को बताएंगे कि कहाँ पे इलीगलिटी या इरेगुलरिटी हुई है। जब कोर्ट इस चीज पे सेटिस्फाई होगी तो कोर्ट आपकी केस को एडमिट करेगी। जब एडमिशन होगी उसके बाद दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाता है, और इट कैन बी डिसमिस्ड इन लेमिनी। आपको सुन लिया और कोर्ट इस चीज पे सेटिस्फाइड नहीं, और आप वो कहेगी कि जो नीचे अदालतों ने फैसले किए थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे, लिहाजा क्योंकि हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर बर्डन होता है बहुत ज्यादा। हाई कोर्ट जो सूबे का होता है उस पर पूरे सूबे का बर्डन होता है, वो हर केस नहीं सुनता। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी हर अपील या वो नहीं सुनता, कि वो अगर वो समझता है कि वो, क्योंकि जब हमेशा आप सिविल जो प्रोसीजर है वो देखेंगे कि आप जब दावा फाइल करते हैं तो दावे जब आपने फाइल किया तो सबसे पहले काम क्या होता है जज का? दैट सूट शैल बी एग्जामिन्ड बाय द जज। पहले वो उसको एग्जामिन करेगा जज को, लेकिन यहाँ पे तो नहीं होता ना, प्रैक्टिस में ये चीजें नहीं है जो हमारी किताबों में मौजूद है। प्रैक्टिस में वो देखता है कि जुरिस्डिक्शन बन रही है, अच्छा चले ठीक है फिर बाद में देखते हैं, फिलहाल नोटिस कर दो। इस तरह के जो है ना इश्यूज है हमारी सिस्टम में। और कुछ? और व्यूअर्स अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।